हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर, एचएससी ऑफिसर या फिर एचएससी इंजीनियर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत पावरफुल और यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 100 इंपॉर्टेंट एचएससी इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स जो रियल इंडस्ट्री इंटरव्यूज में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस स्पेशली 3 मेजर सेक्टर्स से लिए गए हैं। इनमें से है 30 क्वेश्चंस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, 50 क्वेश्चन से प्लांट शटडाउन एक्टिविटीज से और 20 क्वेश्चन से ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से। ये सारे क्वेश्चंस रियल साइट एक्सपीरियंस, रिक्रूटर एक्सपेक्टेशंस और एक्चुअल इंटरव्यू पैटर्न्स पर बेस है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 100 एचएससी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। लेट्स बिगिन। अगर आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में सेफ्टी ऑफिसर या एचएससी ऑफिसर का इंटरव्यू देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑयल एंड गैस एचएससी इंटरव्यू के मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस और उनके प्रोफेशनल आंसर्स जो इंटरव्यू में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस स्पेशली यूजफुल है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ऑयल रिफाइनरी में, ड्रिलिंग रिग्स में, ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर या फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में एचएससी ऑफिसर का रोल क्या है, और ये मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है जो इंटरव्यू के द्वारा आपको पूछा जाता है। तो इसके जवाब में आप बोल सकते हो कि सर, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में एचएससी ऑफिसर का मेन रोल होता है वर्कर्स की हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और इंश्योर करना कि कंपनी सेफ्टी रेगुलेशंस और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करे। एचएससी ऑफिसर की कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो आपको उनको बताना है। तो आप बोल सकते हो उसमें कि सबसे पहला काम होता है रिस्क असेसमेंट और हजार्ड आइडेंटिफिकेशंस करना, ताकि काम स्टार्ट होने से पहले पोटेंशियल जो भी डेंजरस है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। दूसरा काम होता है सेफ्टी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट करना जिससे वर्क प्लेस सेफ रहे। फिर उसके बाद आप बोल सकते हो कि एचएससी ऑफिसर सेफ्टी ट्रेनिंग और इमरजेंसी ड्रिल्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे फायर ड्रिल्स या फिर इवैक्यूएशन ड्रिल। इसके अलावा वो साइट इंस्पेक्शंस करते हैं और चेक करते हैं कि वर्कर्स प्रॉपर पीपी यूज कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर कोई इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट होता है तो एचएससी ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और करेक्टिव एक्शंस रिकमेंड किया जाता है उनकी तरफ से। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो इंश्योर करता है कि कंपनी ओशा हो या फिर इन्वायरमेंटल जो भी लॉज है और अदर जो भी सेफ्टी रेगुलेशंस है उसको वो कंप्लाई कर सके। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर फैक्ट्रीज एक्ट है और बीओसीडब्ल्यू एक्ट है, ठीक है, और आईएसओ 45001 है। तो इसके मुताबिक अगर आपके कंपनी में अगर काम कर रहा है या फिर चालू है तो उनके जो भी कंप्लायंसेस है वो आपको फॉलो करने होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है जो इंटरव्यू के द्वारा आपको पूछा जा सकता है, वो ये है कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में मेजर हजार्ड्स क्या है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादातर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में पूछा जाता है। इसके जवाब भी आप बोल सकते हो। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को हाई रिस्क इंडस्ट्री माना जाता है क्योंकि यहां मल्टीपल डेंजरस हजार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला हजार्ड है फायर और एक्सप्लोजन का, जो फ्लैमेबल गैसेस और लिक्विड्स की वजह से हो सकता है। दूसरा मेजर हजार्ड है वो है केमिकल एक्सपोजर, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S, बेंजीन और हाइड्रोकार्बन्स। तीसरा हजार्ड होता है कन्फाइंड स्पेस रिस्क, जहां ऑक्सीजन डिफिशियंसी या फिर टॉक्सिक जो गैसेस है उसका डेंजर यहां पर होता है, उसका खतरा होता है। ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस में हाई प्रेशर सिस्टम भी यूज होती है, जिससे इक्विपमेंट फेलर या फिर ब्लो आउट का रिस्क यहां पर होता है। इसके अलावा स्लीप, ट्रिप्स, फास्ट भी कॉमन हजार्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली रिग्स और प्लेटफॉर्म पर। वर्कर्स को एर्गोनॉमिक हजार्ड्स भी फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि मैनुअल हैंडलिंग और रिपीटेटिव जो भी काम है उसकी वजह से। और एक इंपॉर्टेंट रिस्क है वो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जैसे कि ऑयल स्पिल्स और गैस फ्लेयरिंग। तो ये कुछ मेजर हजार्ड्स है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जो देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू के द्वारा आपको पूछा जा सकता है, वो ये है कि रिस्क असेसमेंट आप कैसे कंडक्ट करते हो। एज अ सेफ्टी पर्सन आपको ये पता होना चाहिए रिस्क असेसमेंट यानी कि क्या होता है और उसको साइट पर कैसे कंडक्ट किया जाता है। और ये भी जो क्वेश्चन है
ये मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में आपको पूछा ही जाता है, इसलिए इस क्वेश्चंस के आंसर को समझना काफी जरूरी है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि रिस्क असेसमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हजार्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उन्हें कंट्रोल करने के जो भी मेजर्स है उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है इसमें हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। इस स्टेप में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वर्क प्लेस में कौन कौन से हजार्ड्स प्रेजेंट है, जैसे केमिकल हजार्ड्स, फिजिकल हजार्ड या फिर बायोलॉजिकल हजार्ड। दूसरा स्टेप होता है वो है रिस्क इवैल्यूएशन। इसमें हम इवैल्यूएट करते हैं कि हजार्ड से इंजरी होने की प्रोबेबिलिटी और सेवरिटी क्या है। तीसरा स्टेप है वो है कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करना। यहां हम हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स फॉलो करते हैं। हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स में 5 हिरार्की होती है, उसी प्रकार आपको उनको आंसर देना है। तो आप बोल सकते हो हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स फॉलो करते वक्त हमें सबसे पहले एलिमिनेशंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना होता है, वो अगर नहीं कर सकते तो फिर आता है सब्स्टिट्यूशंस, फिर उसके बाद है इंजीनियरिंग कंट्रोल, फिर उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और लास्ट में है पीपीई। तो ये हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स आप उनको बता सकते हो। और फाइनल स्टेप होता है डॉक्यूमेंटेशंस और रिव्यू। इसमें रिस्क असेसमेंट रिकॉर्ड किया जाता है और टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि रिस्क असेसमेंट को हम इस तरीके से कंडक्ट करने वाले हैं हमारे साइट पर, या फिर हम इस तरीके से हमें रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है वो है कि परमिट टू वर्क सिस्टम यानी कि क्या है। तो इसके आंसर में आप बोल सकते हो कि परमिट टू वर्क सिस्टम एक फॉर्मल रिटर्न ऑथराइजेशन प्रोसेस होता है जो हाई रिस्क एक्टिविटीज को सेफली परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में पीटीडब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीटीडब्ल्यू सिस्टम जनरली यूज होता है, जैसे कि जब आप हॉटवेयर का काम करते हो, हॉटवेयर के लिए परमिट लिया जाता है, कन्फाइन स्पेस एंट्री, इलेक्ट्रिकल वर्क, वर्क एट हाइट। तो ये कुछ एग्जांपल आप उनको बता सकते हो ताकि इंटरव्यू को ये समझ में आए कि आपको पीटीडब्ल्यू के बारे में पता है और किस हालात में, किस कंडीशन में, किस एक्टिविटीज के लिए पीटीडब्ल्यू जरूरी होता है। पीटीडब्ल्यू ये इंश्योर करता है कि सबसे पहले हजार्ड्स आइडेंटिफाई और कंट्रोल किए गए हैं। दूसरा, सिर्फ ट्रेन और ऑथराइज वर्कर्स ही टास्क परफॉर्म करें। तीसरा, इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्लियरली डिफाइन हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, टीम मेंबर्स के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये मैक्सिमम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ये पूछा ही जाता है। क्वेश्चन है कि H2S यानी कि क्या है और ये इससे आप कैसे बचोगे, वर्कर को आप कैसे इससे प्रोटेक्ट करोगे। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि H2S का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये एक टॉक्सिक और फ्लेमेबल गैस है जो ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस में कॉमनली मिलती है। इस गैस की खास बात यह है कि हाई कॉन्सेंट्रेशंस पर ये स्मेल भी डिटेक्ट नहीं होती, इसलिए ये बहुत डेंजरस होती है। वर्कर्स को H2S से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है गैस डिटेक्टर और अलार्म सिस्टम्स जो इंस्टॉल किए जाते हैं। कन्फाइंड स्पेसेस में प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन की जाती है। इमरजेंसी सिचुएशंस में वर्कर्स स्काबा यानी कि सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपरेटस यूज करते हैं और सभी वर्कर्स को H2S अवेयरनेस और इमरजेंसी इवैक्यूएशन ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली दे सकोगे कि H2S यानी कि क्या है और आप वर्कर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकोगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा वो है कि LEL और UEL इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि LEL का मतलब होता है लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। ये वो मिनिमम गैस कॉन्सेंट्रेशन होती है जो एयर में इग्नाइट हो सकती है। फिर उसके बाद है UEL। तो UEL का मतलब होता है अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। ये वो मैक्सिमम गैस कॉन्सेंट्रेशन होती है जिसमें कंबशन पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मीथेन गैस का LEL 5% होता है और UEL इसका 15% होता है। इसका मतलब अगर मीथेन कॉन्सेंट्रेशन 5% से कम है तो मिक्सचर यहां पर इग्नाइट नहीं होगा, और अगर 15% से ज्यादा है तो मिक्सचर इतना रिच हो जाता है कि इग्निशन पॉसिबल नहीं होता। एक्सप्लोजन का रिस्क सिर्फ LEL और UEL के बीच होता है।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिफरेंशिएट उनको कर सकोगे कि एलईएल क्या है और यूएल क्या है। जब आप इसकी डेफिनेशंस बताते हो, इसका मीनिंग बताते हो, तो साथ में एक एग्जांपल भी बताइए ताकि उनको और भी क्लैरिटी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ऑयल रिफाइनरी में फायर सेफ्टी को आप कैसे इंश्योर करते हो। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि ऑयल रिफाइनरी में फायर सेफ्टी इंश्योर करने के लिए मल्टीपल कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है फायर प्रिवेंशन। इसमें इग्निशन सोर्सेस को कंट्रोल किया जाता है, जैसे हॉटवेयर परमिट और नो स्मोकिंग पॉलिसीज। दूसरा इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम, जैसे स्मोक डिटेक्टर और गैस मॉनिटरिंग सिस्टम्स। रिफाइनरीज में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी इंस्टॉल होते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्प्रिंकलर्स और फोम सिस्टम्स। और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए रेगुलर फायर ड्रिल्स और इवैक्यूएशन ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो ताकि उनको ये समझ में आ जाएगा कि ऑयल रिफाइनरी में फायर सेफ्टी को इस तरीके से इंश्योर किया जाता है, और ये परफेक्ट यहाँ पर आंसर बन जाता है। अब अगला इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है फ्लैश पॉइंट और ऑटो इग्निशन टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इंटरव्यू में बहुत ही बार ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं। तो फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है वो लोवेस्ट टेम्परेचर जहां कोई लिक्विड इतना वेपर प्रोड्यूस करता है कि वो इग्नाइट हो सकता है जब एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स प्रेजेंट हो। यानी अगर वहां स्पार्क, फ्लेम या फिर इग्निशन सोर्स हो तो वो वेपर जल सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि फ्लैश पॉइंट पर फायर सस्टेन नहीं होती है, सिर्फ मोमेंटरी इग्निशन यहाँ पर होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर किसी फ्यूल का फ्लैश पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब है कि 40 डिग्री सेल्सियस पर उसका वेपर इग्नाइट हो सकता है अगर कोई स्पार्क या फिर फ्लेम हो तो। अब बात करते हैं ऑटो इग्निशन टेम्परेचर की। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है वो मिनिमम टेम्परेचर जहां कोई सब्सटेंस बिना किसी स्पार्क या फिर फ्लेम के खुद ही यहां पर इग्नाइट हो जाता है। यानी इस केस में एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स की यहां पर जरूरत नहीं होती है। मटेरियल इतना हीट हो जाता है कि केमिकल रिएक्शंस ऑटोमेटिकली फायर प्रोड्यूस यहां पर कर देता है। एग्जांपल से समझते हैं ताकि और भी आपको अच्छे से समझ में आए। अगर किसी गैस की ऑटो इग्निशन टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस है तो 250 डिग्री सेल्सियस पर वो ऑटोमेटिकली इग्नाइट हो सकती है इवन विदाउट स्पार्क। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी को आप कैसे मैनेज करते हो। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला स्टेप होता है कॉन्ट्रैक्टर प्री क्वालिफिकेशंस। इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स के सेफ्टी रिकॉर्ड्स, ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंसी इवैल्यूएट की जाती है। साइट पर आने से पहले कॉन्ट्रैक्टर्स को सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें साइट स्पेसिफिक हजार्ड्स एक्सप्लेन किए जाते हैं। वर्क स्टार्ट होने से पहले पीटीडब्ल्यू और जॉब सेफ्टी एनालिसिस फॉलो किया जाता है। रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शंस और ऑडिट्स कंडक्ट किए जाते हैं, और अगर कोई इंसिडेंट होता है तो प्रॉपर इंसिडेंट रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है वो है कि इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस आप कैसे कंडक्ट करते हो। तो इसके आंसर में आपको बताना है कि सर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है रूट कॉज आइडेंटिफाई करना और फ्यूचर एक्सीडेंट प्रिवेंट करना। सबसे पहला स्टेप होता है इंसिडेंट सीन को सिक्योर करना ताकि फर्दर हार्म प्रिवेंट हो। दूसरा स्टेप होता है एविडेंस कलेक्ट करना, जैसे फोटोज, डॉक्यूमेंट्स और विटनेस का स्टेटमेंट लेकर हम एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रूट कॉज एनालिसिस किया जाता है, जैसे कि 5 मेथड या फिर फिशबोन डायग्राम की मदद से हम ये कर सकते हैं। यानी कि रूट कॉज को हम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं इस मेथड की हेल्प से। फिर इन्वेस्टिगेशंस के बाद करेक्टिव एक्शंस रिकमेंड किया जाता है। फिर फाइंडिंग मैनेजमेंट को रिपोर्ट की जाती है कि ये जो हमने इन्वेस्टिगेशंस किया है तो इसकी ये सारी फाइंडिंग्स है, वो सारी फाइंडिंग्स फिर मैनेजमेंट को रिपोर्ट के जरिए, मेल के जरिए आप भेजते हो, यानी कि उनको रिपोर्ट करते हो।
और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है लेसन जो आप सीखते हो इम्प्लीमेंट, जो आपने इस इंसिडेंट से जो लेसन सीखा है उसको साइट पर इम्प्लीमेंट करना, ताकि फ्यूचर में सिमिलर तरीके का जो है इंसिडेंट ना हो सके, उसको अवॉइड किया जा सके। यानी कि इस लेसन से, इस एक्सीडेंट से हमने क्या सीखा है, इस इंसिडेंट से क्या सीखा है, उसके लिए जो हमने करेक्टिव मेजर्स लिए हैं तो उसको हमें इम्प्लीमेंट करना होता है, ताकि सेम तरीके का इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो, उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा ऑयल एंड गैस के एचएससी इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। इसके रिगार्डिंग अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आप निबोश, आयुष और ओशा या फिर सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो इस चैनल पर आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाली है। इसके अलावा निबोश, आयुष, ओशा, एसपीओ, सीएसपी के ऊपर, इनके कोर्सेज के ऊपर हमने ई बुक बनाई है, वो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर उसको डाउनलोड कीजिए, और जो भी एग्जाम आप इसके रिलेवेंट पास करना चाहते हो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कीजिए। इस वीडियो में हम ऑयल एंड गैस शटडाउन प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए टॉप 50 प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके आंसर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन स्पेशली रियल साइड एक्सपीरियंस पर बेस है, जो शटडाउन प्रोजेक्ट्स के इंटरव्यूज में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये क्वेश्चंस आपको पूछा ही जाता है जब आप कैबिन के अंदर चले जाते हो जहां पर आपका इंटरव्यू हो रहा है। आपका सीवी उनके पास होता ही है, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, फिर भी वो आपसे सुनना चाहते हैं कि जो भी आपने इस सीवी में मेंशन किया है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने उनको दी है वो करेक्ट है या फिर नहीं है, वो आपके वर्ड्स में वो सुनना चाहते हैं। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो थैंक यू फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी फॉर दिस इंटरव्यू। ये सबसे पहले आपकी लाइन होनी चाहिए कि आपको इंटरव्यूअर का यहाँ पर धन्यवाद करना है, जो आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, मौका मिला है इंटरव्यू देने का। फिर उसके बाद आपको आपके नाम, फिर आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ आपने क्या सर्टिफिकेशंस अचीव किया है वो आप बता सकते हो। तो इसमें जैसे कि ये एक एग्जांपल है, मेरा नाम रोहन रॉय है और मैंने ऑयल एंड गैस शटडाउन प्रोजेक्ट्स में एचएससी प्रोफेशनल्स के रूप में काफी सॉलिड एक्सपीरियंस गेन किया है। अब सॉलिड एक्सपीरियंस गेन मतलब काफी साल का एक्सपीरियंस है। आप यहाँ पर ये भी मेंशन कर सकते हो 3 साल का एक्सपीरियंस है या फिर 5 साल का आपको जो एक्सपीरियंस है वो आप मेंशन कर सकते हो। मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट में हमने सक्सेसफुली 1 मिलियन शिपमैन हावर्स अचीव किए थे, जो मेरी प्रोफेशनल अचीवमेंट में मेरे प्रोफेशनल जो अचीवमेंट है उनमें से एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है। अब हो सकता है आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट के ऊपर जहां पर भी काम किया है आपने 10 मिलियन शिपमैन हावर्स अचीव किए हो, 5 मिलियन शिपमैन हावर्स अचीव किए हो, तो वो यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। यानी कि आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा है तो वो यहाँ पर दिख जाता है। इसके अलावा मैंने निबोश, आयुष और ओशा जैसे इंटरनेशनल सेफ्टी सर्टिफिकेशंस भी कंप्लीट किए हैं, जो सेफ्टी मैनेजमेंट में मेरी टेक्निकल नॉलेज को स्ट्रांग बनाते हैं। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा एक्सपीरियंस, प्रोएक्टिव सेफ्टी अप्रोच और हजार्ड अवेयरनेस आपकी टीम और ऑपरेशंस के लिए वैल्यू ऐड करेगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरो एनर्जी डेमोन्स्ट्रेशंस क्या है। ये भी क्वेश्चन ज्यादातर शटडाउन प्रोजेक्ट के लिए जब आप जाते हो तो एज अ सेफ्टी पर्सन आपको पूछा जाता है, क्योंकि अक्सर कई सारे लोगों को इसका आंसर नहीं पता होता है कि जीरो एनर्जी डेमोन्स्ट्रेशंस मतलब क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो जीरो एनर्जी डेमोन्स्ट्रेशंस का मतलब होता है ये फिजिकली प्रूव करना कि सिस्टम में कोई भी स्टोर एनर्जी रिमेनिंग नहीं है बिफोर मेंटेनेंस का काम स्टार्ट करने से पहले। यानी कि मेंटेनेंस का जो काम है उसको शुरू करने से पहले, ठीक है, ये सारी चीजें देखी जाती है। फिजिकली ये चेक किया जाता है कि जो भी सिस्टम है, सिस्टम यानी कि एनर्जी जो सोर्स है, तो उसमें उस सिस्टम में कोई भी एनर्जी वहां पर स्टोर नहीं है, वो गैस के फॉर्म में हो, ठीक है, या फिर फ्लूइड के फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म में हो, तो वो वहां पर एनर्जी स्टोर नहीं है, उसमें कोई भी एनर्जी नहीं है, मतलब वो वहां पर जीरो एनर्जी हुआ है, और वो हम फिजिकली वहां पर चेक करते हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम कुछ प्रैक्टिकल चेक्स भी करते हैं। उसमें है जैसे कि हम ट्राई स्टार्ट परफॉर्म करते हैं, प्रेशर गेजेस चेक करते हैं, फ्लूइड लाइंस वेरीफाई करते हैं, और इंश्योर करना कि सिस्टम में कोई स्टोर एनर्जी प्रेजेंट ना हो। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, जो फिजिकली हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, तभी जाकर हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी एनर्जी नहीं है, मतलब जीरो एनर्जी है। इस प्रोसेस का मेन पर्पस होता है एक्सीडेंटल इक्विपमेंट एक्टिवेशंस को कंप्लीटली एलिमिनेट करना, ताकि मेंटेनेंस टीम सेफली काम कर सके।
ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोटो का मतलब क्या है, तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि लोटो का मतलब होता है लॉकआउट एंड टैग आउट। लॉकआउट टैग आउट एक सेफ्टी प्रोसीजर है जिसमें एनर्जी सोर्सेस को फिजिकली लॉक और टैग किया जाता है। इसमें वॉल्स, स्विचेस या इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स को लॉक कर दिया जाता है और उन पर वार्निंग टैग्स लगाए जाते हैं। इसका पर्पस होता है इंश्योर करना कि मेंटेनेंस या रिपेयर के दौरान कोई भी पर्सन एक्सीडेंटली मशीनरी को स्टार्ट ना कर दे। ये सिस्टम वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है जो इक्विपमेंट मेंटेनेंस, सर्विसिंग या फिर रिपेयर वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लोटो के बारे में पता चल गया होगा और इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर है आइसोलेशन का मेन पर्पस होता है वर्कर्स को अनएक्सपेक्टेड एनर्जी रिलीज या हाइड्रोकार्बन रिलीज से प्रोटेक्ट करना। आइसोलेशन इंश्योर करता है कि वर्कर और हजार्स के बीच फिजिकल सेपरेशन हो, और जब आप ऐसा करते हो तो इसमें हम कई सारे रिस्क को यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन का लीक होना, इलेक्ट्रिक शॉक, प्रेशर बर्स्ट, फ्लूइड का रिलीज होना, तो इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए किसी भी मेंटेनेंस या फिर शटडाउन एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर आइसोलेशन वेरीफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेथड स्टेटमेंट यानी कि क्या है, तो मेथड स्टेटमेंट एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो एक्सप्लेन करता है कि कोई स्पेसिफिक जॉब सेफली कैसे परफॉर्म की जाएगी। इस डॉक्यूमेंट में खास तौर से कुछ चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होती है, वो है कि जैसे कि वर्क प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप इसमें होता है, जॉब से रिलेटेड हजार्स इसमें मेंशन होते हैं, कंट्रोल मेजर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन से पर्सन की क्या जिम्मेदारी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इमरजेंसी प्रिकॉशंस क्या है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो मेथड स्टेटमेंट एक सेफ वर्क एग्जीक्यूशन गाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेचे और जेएसए ये कौन डेवलप करता है, तो इसका आंसर है कि जेचे यानी कि जॉब हजार्ड एनालिसिस और जेएसए यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस नॉर्मली एक टीम मिलकर डेवलप करती है। ऐसा नहीं कि एक सिंगल पर्सन इसको डेवलप करता है, बल्कि एक टीम मिलकर इसको डेवलप करती है। इस टीम में खास तौर से शामिल होते हैं सुपरवाइजर हो गया, एचएससी पर्सन हो गया, एचएससी ऑफिसर हो गए जैसे कि, और वो वर्कर्स जो एक्चुअल जॉब परफॉर्म करने वाले होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। वर्कर्स का प्रैक्टिकल साइट एक्सपीरियंस हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने और इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए वर्कर को यहां पर इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिस्क असेसमेंट के स्टेप्स क्या है, तो इसका आंसर है कि रिस्क असेसमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करके उनको कंट्रोल करते हैं। इसमें मेन स्टेप होते हैं, जैसे कि सबसे पहला स्टेप है हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना, दूसरा स्टेप होता है ये डिटरमाइन करना कि कौन लोग हार्म हो सकते हैं, किसको नुकसान हो सकता है, तीसरा स्टेप है रिस्क लेवल को इवैल्यूएट करना, चौथा स्टेप है हिरार्की ऑफ कंट्रोल यूज करके कंट्रोल मेजर्स को इंप्लीमेंट करना, और पांचवा स्टेप है फाइनली जो रिस्क असेसमेंट को रिव्यू और अपडेट करना जब भी जरूरत हो। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स होते हैं रिस्क असेसमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजार्ड्स के टाइप्स क्या है, तो इसका आंसर है वर्कप्लेस में हजार्ड्स डिफरेंट कैटेगरीज के हो सकते हैं। कॉमन हजार्ड्स है इसमें जैसे कि फिजिकल हजार्ड्स, केमिकल हजार्ड्स, बायोलॉजिकल, एर्गोनॉमिक, साइकोसोशल या फिर साइकोलॉजिकल हजार्ड्स, ये कुछ हजार्ड्स की कैटेगरीज है। हर हजार्ड्स टाइप को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट सेफ्टी जो स्ट्रेटेजीज या फिर कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप शटडाउन के दरमियान कॉमनली कौन सी गैसेस जो है वो मॉनिटर की जाती है, वो क्या है, और ये ज़्यादातर इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि जब भी आपने अगर शटडाउन के ऊपर प्रीवियसली काम किया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी डेंजरस गैस होती है और कौन से गैसेस को मॉनिटर किया जाता है गैस टेस्टर जो होता है उसके द्वारा। तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि शटडाउन प्रोजेक्ट्स में गैस मॉनिटरिंग बहुत ही क्रिटिकल होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मली कुछ गैसेस को यहाँ पर मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उसमें है जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मतलब H2S गैस, मीथेन गैस, VOCs मतलब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑक्सीजन लेवल, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कुछ गैसेस हैं जिनको मॉनिटर करना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये गैसेस इंडिकेट करती है कि टॉक्सिक यहाँ पर एक्सपोजर का खतरा क्या है, फायर का खतरा क्या है, एक्सप्लोजन पोटेंशियल से क्या, ये सारी चीज़ें हमें इसको देखकर पता चलती है। इसलिए कंटिन्यूअस गैस मॉनिटरिंग शटडाउन वर्क में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप H2S, अगर H2S का जो खतरा है उसको कैसे हैंडल करोगे या फिर कैसे हैंडल करते हो? तो इसका आंसर है कि H2S गैस ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में बहुत डेंजरस और टॉक्सिक गैस होती है। इस खतरे को मैनेज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। जैसे कि हम क्या ले सकते हैं इसके लिए? तो सभी पर्सन्स के पास पर्सनल गैस मॉनिटर होना चाहिए, ये चीज़ हम इंश्योर करेंगे। स्काबा यूनिट वहाँ पर रेडी होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। वर्कर्स को इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स प्रॉपरली पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें इंश्योर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि अगर लीक हो जाए, ये जो H2S गैस है ये अगर लीक हो जाए तो वर्कर्स को हमेशा अपविंड डायरेक्शंस में मूव करना चाहिए। जो जहाँ पर गैस क्लाउड के अंदर गैस क्लाउड जहाँ पर है या फिर गैस क्लाउड के अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप फिजिकली ये कैसे आइसोलेशंस को कैसे वेरीफाई करते हो? तो इसका आंसर है कि साइड पर हम सिर्फ पेपर वर्क पर डिपेंड नहीं करते। आइसोलेशंस को फिजिकली वेरीफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस वेरिफिकेशंस में हम वॉल की पोजीशंस चेक करते हैं, ब्लाइंड्स या फिर जो स्पेस है इंस्टॉल है या नहीं उसको कंफर्म करते हैं, और ट्राई स्टार टेस्ट परफॉर्म करते हैं, प्रेशर गेजेस चेक करते हैं। यह इंश्योर करता है कि सिस्टम कंप्लीटली यहाँ पर सेफ है काम को शुरू करने से पहले। तो फिजिकली हम इस तरीके से आइसोलेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नो हार्म और नो लीक का मतलब क्या है? तो इसका आंसर आप बता सकते हो कि नो हार्म नो लीक का मतलब होता है जॉब सेफली कंप्लीट हुआ है, ये चेक करना। और मतलब ये कैसे चेक करते हैं? तो कोई वर्कर्स यहाँ पर इंज्योर नहीं हुआ, ये हम चेक करते हैं। कोई हाइड्रोकार्बन वहाँ पर नहीं लीक हुआ है, इन्वायरमेंट में कोई रिलीज नहीं हुआ। ये सारी जो चीज़ें हम कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं कि जॉब सेफली यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, वो चेक कर रहे हैं। ये शटडाउन वर्क का सेफ एग्जीक्यूशन स्टैंडर्ड माना जाता है। मतलब किसी को भी नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी लीक नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे कंडीशंस में हॉट वर्क परमिट इशू किया जाता है? तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि हॉट वर्क परमिट सिर्फ तब इशू किया जाता है या फिर किया जा सकता है जब कुछ सेफ्टी कंडीशंस फुलफिल हो उसमें, जैसे कि गैस टेस्टिंग में सेफ एटमॉस्फेयर कंफर्म करना। गैस टेस्टिंग जब आप करते हो तो उसमें सारी जो टेस्टिंग है गैस की, तो उसमें बताना चाहिए कि एटमॉस्फेयर यहाँ पर सही है, सभी गैसेस का लेवल सही है, फायर हजार्ड्स एलिमिनेट किए गए हो, फायर वॉच असाइन हो, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट अवेलेबल और वहां पर रेडी हो। इन सब कंडीशंस को वेरीफाई करने के बाद ही हॉट वर्क परमिट ऑथराइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि वहां पर प्रॉपर गैस मॉनिटरिंग होती है, या फिर आप प्रॉपर गैस मॉनिटरिंग को कैसे इंश्योर करते हो? तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि प्रॉपर गैस मॉनिटरिंग इंश्योर करने के लिए हम कुछ चेक्स वहाँ पर करेंगे, जैसे कि गैस डिटेक्टर वहाँ पर प्रॉपरली कैलिब्रेटेड होना चाहिए, बैटरीज फुल्ली चार्ज होनी चाहिए, वर्कर्स को इक्विपमेंट यूज़ करना आना चाहिए और गैस मॉनिटरिंग कंटिन्यूस होनी चाहिए। सिर्फ एक बार गैस टेस्ट करना काफ़ी नहीं होता है, कंडीशंस चेंज हो सकती है, इसलिए कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि जब गैस अलार्म जो है वो ट्रिगर अगर हो जाता है तो आपने क्या करना चाहिए, आप क्या करते हो? तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि अगर गैस अलार्म एक्टिवेट हो जाता है तो इमीडिएट एक्शंस लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें क्या क्या चीज़ें हमने करनी चाहिए? तो सबसे पहला है कि इमीडिएटली जो भी हम काम कर रहे हैं उसको रोक देना है, स्टॉप करना है। फिर इमरजेंसी जो अलार्म है उसको रेस करना है, वर्कर्स को अपविंड डायरेक्शंस में इवैक्यूएट करना है और एरिया को सेफ डिक्लेयर होने तक वहां पर वेट करना है। एरिया क्लियर होने पर और सेफ कंफर्म होने पर ही उसके बाद ही आपको री एंट्री वहां पर करनी है या फिर री एंट्री आपको अलाउ की जाती है। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है कि आप ये पीपी कंप्लायंस को आप कैसे इंश्योर करते हो? इसके आंसर में आपको बताना है कि पीपी कंप्लायंस इंश्योर करना एक सेफ्टी ऑफिसर की इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके लिए सिर्फ रूल्स बनाना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि वर्कर्स को समझना भी ज़रूरी होता है। मैं यूजुअली पीपी कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप फॉलो करता हूँ। सबसे पहले वर्कर्स को पीपी रूल्स क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कोई वर्कर पीपी यूज़ नहीं कर रहा होता नहीं करता है तो मैं उसको रिस्पेक्टफुली करेक्ट करता हूँ कि भाई इस तरीके से आपने इसको पहनना चाहिए। डांटने के बजाय उसको समझाना डांटने के बजाय मैं उसको समझाता हूँ कि पीपी क्यों इंपॉर्टेंट होती है।
एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि सेफ्टी ऑफिसर को खुद एग्जाम्पल यहाँ पर सेट करना चाहिए कि किस तरीके से पीपी पहनना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि सेफ्टी हेलमेट है तो सेफ्टी हेलमेट की चेन स्ट्रिप वहां पर होनी चाहिए वर्क एट हाइट पर अगर पर्सन काम कर रहे हैं या फिर वहां पर अगर मैंडेटरी है तो ठीक है। तो अगर सेफ्टी ऑफिसर ही अगर चेन स्ट्रिप नहीं लगाएंगे तो आप वर्कर को कैसे ये बताओगे कि चेन स्ट्रिप लगाना जरूरी है। जब वर्कर्स देखते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर खुद पीपी प्रॉपरली यूज कर रहे हैं तो वो भी फॉलो करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और ये मैक्सिमम इंटरव्यू में, किसी भी इंटरव्यू में जब आप जाते हो तब ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि सेफ्टी ऑफिसर का जो रोल है वो साइट पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेफ्टी ऑफिसर की कुछ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें आप बता सकते हो साइट एक्टिविटीज को मॉनिटर करना और हजार्ड्स आइडेंटिफाई करना, परमिट टू वर्क सिस्टम इन्फोर्स करना, रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शंस कंडक्ट करना, वर्कर्स को सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, हजार्ड और रिस्क के बारे में कम्युनिकेशंस करना और साइट पर स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर प्रमोट करना। सिंपल वर्ड्स में कहे तो सेफ्टी ऑफिसर्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वर्कर्स को सेफ रखना और एक्सीडेंट प्रिवेंट करना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनसेफ बिहेवियर को आप कैसे हैंडल करते हो। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि अगर साइट पर कोई अनसेफ बिहेवियर नोटिस होता है तो उस सिचुएशंस को इमीडिएटली एड्रेस करना जरूरी होता है। मैं सबसे पहले वर्क टेम्पररी स्टॉप करता हूं, फिर वर्कर को कामली एक्सप्लेन करता हूं कि उसका बिहेवियर अनसेफ क्यों है। उसके बाद मैं करेक्ट सेफ जो मेथड है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं और इंश्योर करता हूं कि वर्कर प्रॉपरली वहां पर समझ गया है। और जब वर्कर को क्लियरली समझ में आ जाता है तभी वर्क वहां पर रिज्यूम करने की परमिशंस दी जाती है। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इमरजेंसी अलार्म के इमरजेंसी अलार्म अगर हो जाता है तो उस दरमियान आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि इमरजेंसी अलार्म एक्टिवेट होने पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैनिक अवॉइड करना और प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना। सबसे पहले काम इमीडिएटली स्टॉप किया जाता है, अगर पॉसिबल हो तो इक्विपमेंट सेफली शट डाउन किया जाता है। उसके बाद सभी वर्कर्स को मस्टर जो पॉइंट यानी कि असेंबली जो पॉइंट है वहां पर इवैक्यूएट किया जाता है। मस्टर पॉइंट पर हेड काउंट किया जाता है ताकि इंश्योर हो सके कि सभी पर्सन्स सेफ है। फिर हम ऑल क्लियर मैसेज का वेट वहां पर करते हैं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमोप्स यानी कि क्या है। तो इसके आंसर में आपको बताना है सिमोप्स का फुल फॉर्म होता है साइमल्टेनियस ऑपरेशंस। इसका मतलब होता है जब साइट पर मल्टीपल एक्टिविटीज एक ही टाइम पर चल रही होती है। एग्जांपल के लिए एक एरिया में वेल्डिंग हो रही है और उसके पास ही लिफ्टिंग ऑपरेशन चल रहा है। ऐसी सिचुएशंस में केयरफुल प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है ताकि एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी के लिए रिस्क क्रिएट ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप नियर मिस रिपोर्टिंग को कैसे इंकरेज करते हो। इसके आंसर में आपको बताना है कि नियर मिस रिपोर्टिंग सेफ्टी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। इसको इंकरेज करने के लिए सबसे पहले ब्लेम कल्चर रिमूव करना जरूरी होता है। वर्कर्स को ये फील होना चाहिए कि अगर वो नियर मिस रिपोर्ट करते हैं तो उनको पनिश नहीं किया जाएगा। मेन वर्कर्स को अप्रिशिएट करना होता है कि उन्होंने इसके नियर मिस के बारे में यहाँ पर रिपोर्ट किया है। उनको थैंक आप कर सकते हो, थैंक यू उनको बोल सकते हो वो नियर मिस, ताकि वो फ्यूचर में भी नियर मिस को रिपोर्ट कर सके। उनको ये भी एक्सप्लेन करना होता है कि नियर मिस रिपोर्ट्स फ्यूचर एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए सेफ्टी प्रैक्टिसेस क्या है। इसके आंसर में आपको बताना है कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री एक हाई रिस्क एक्टिविटी होती है, इसलिए एंट्री से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है, जैसे कि प्रॉपर गैस टेस्टिंग करना, ट्रेन अटेंडेंट को असाइन करना, कम्युनिकेशन सिस्टम इंश्योर करना, कंटिन्यूस वेंटिलेशन मेंटेन करना और एक प्रॉपर रेस्क्यू प्लान रेडी रखना। रेस्क्यू इक्विपमेंट भी रेडी होना चाहिए ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस में इमीडिएट यहाँ पर रिस्पॉन्ड दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि वर्कर्स को परमिट के बारे में समझा है या फिर उसको उसके बारे में पता है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि परमिट इशू करना ही काफी नहीं होता है। सेफ्टी ऑफिसर को इंश्योर करना चाहिए कि वर्कर्स परमिट की रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं, उसको सारी चीजें उनको पता है। इसके लिए मैं वर्कर से कहता हूं कि वो परमिट की कंडीशंस अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। अगर वो करेक्टली एक्सप्लेन कर पाते हैं
तो इसका मतलब यह है कि उनको हजार्ड्स और कंट्रोल मेजर्स समझ आ गए हैं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीट स्ट्रेस को आप कैसे प्रिवेंट करते हो। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो हीट स्ट्रेस ऑयल एंड गैस साइट पर खास तौर से समर सीजन में कॉमन रिस्क होता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उसमें, जैसे कि वर्कर्स को प्रॉपर हाइड्रेशन प्रोवाइड करना, शेडेड जो रेस्ट एरियाज है वो अरेंज करना, फ्रिक्वेंट ब्रेक्स देना और टास्क रोटेट करना ताकि वर्कर्स कंटिन्यूअसली हीट एक्सपोजर से बच सके। ये मेजर्स वर्कर्स को हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक से प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेकिंग कंटेनमेंट क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि ब्रेकिंग कंटेनमेंट का मतलब होता है किसी क्लोज प्रोसेस सिस्टम को ओपन करना। एग्जांपल के लिए जैसे कि पाइपलाइन वॉल फ्लेंज। अगर सिस्टम में हाइड्रोकार्बन या फ्लूइड्स प्रेजेंट है तो उसको ओपन करना हाई रिस्क यहाँ पर एक्टिविटी होती है। इसलिए लाइन को पहले डीप्रेशराइज किया जाता है, ड्रेन किया जाता है, गैस टेस्टिंग किया जाता है और स्पिल कंट्रोल इक्विपमेंट रेडी रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से डबल ब्लॉक और ब्लीड का मतलब क्या है। इसके आंसर में आप बता सकते हो कि डबल ब्लॉक एंड ब्लीड एक आइसोलेशन टेक्निक है जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में खास तौर से ज्यादातर यूज होती है। इस सिस्टम में दो वॉल क्लोज किए जाते हैं और उनके बीच में एक वेंट पॉइंट होता है। इस वेंट के थ्रू ट्रैप प्रेशर रिलीज किया जाता है। इस मेथड का एडवांटेज ये है कि फ्लूइड या फिर गैस वर्क एरिया तक रीच नहीं कर सकती, इसलिए वर्क सेफली यहां पर परफॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि आइसोलेशन के टाइप्स क्या है। इसके आंसर में आपको बताना है कि आइसोलेशंस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो डिफरेंट हजार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। कॉमन आइसोलेशन टाइप्स है इसमें जैसे कि मैकेनिकल आइसोलेशन, इसमें ब्लाइंड्स या फिर स्पेस यूज किए जाते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, इसमें स्विच ऑफ और लॉकआउट टैगआउट यूज किया जाता है। थर्ड है प्रोसेस आइसोलेशन, इसमें फ्लूइड का जो फ्लो है वो कंट्रोल किया जाता है। इन सब मेथड्स का ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ वर्किंग कंडीशंस को इंश्योर करना। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमिट टू वर्क यानी कि क्या है। तो इसके आंसर में आपको बताना है कि परमिट टू वर्क एक फॉर्मल रिटन ऑथराइजेशन सिस्टम होती है जो हाई रिस्क वर्क को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। इस परमिट में कुछ इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए। उसमें है कि वह काम का डिस्क्रिप्शंस क्या है, हजार्ड्स क्या इन्वॉल्व है, रिक्वायर्ड इसके लिए क्या कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए। परमिट सिस्टम ये इंश्योर करता है कि काम को सेफली यहाँ पर प्लान और एग्जीक्यूट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉट वर्क एक्टिविटीज के एग्जांपल्स क्या है वो आपको बताना है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि हॉट वर्क उन एक्टिविटीज को कहते हैं जिसमें ही स्पार्क्स या फिर फ्लेम्स जनरेट होते हैं। कॉमन एग्जांपल है जैसे कि वेल्डिंग हो गया, कटिंग या फिर ग्राइंडिंग। ये एक्टिविटीज फायर का जो खतरा है यानी कि फायर रिस्क यहाँ पर क्रिएट कर सकती है, इसलिए इनके लिए एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रिकॉशंस और हॉट वर्क परमिट रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल्ड वर्क के एग्जांपल्स क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि कोल्ड वर्क वो एक्टिविटीज होती है जिसमें कोई इग्निशन सोर्स जनरेट नहीं होता। एग्जांपल है जैसे कि क्लीनिंग, फिटिंग वर्क, पेंटिंग, जनरल मैकेनिकल वर्क। कोल्ड वर्क कंपैरेटिवली लो रिस्क होता है लेकिन फिर भी प्रॉपर सेफ्टी कंट्रोल्स फॉलो करना जरूरी होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है कि कन्फाइंड स्पेस यानी कि क्या है। तो इसका आंसर है कन्फाइंड स्पेस एक ऐसी जगह होती है जो कंप्लीटली इनक्लोज या फिर पार्शियली इनक्लोज होती है जहां एंट्री और एग्जिट लिमिटेड होता है और यह जगह कंटिन्यूअस वर्कर ऑक्यूपेंसी के लिए डिजाइन नहीं होती। कन्फाइंड स्पेस के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि स्टोरेज टैंक हो गया, वेसल हो गया, साइलोज हो गया, पाइपलाइन हो गया, मैनहोल्स हो गया, ये कुछ इसके एग्जांपल्स है। इन एरियाज में यानी कि कन्फाइंड स्पेस के एरियाज में हजार्डस गैसेस हो सकती है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकती है, इसलिए कन्फाइंड स्पेस एंट्री स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोसीजर्स के साथ ही अलाउ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्फाइंड स्पेस के हजार्ड्स क्या है। तो कन्फाइंड स्पेस में कई सीरियस हजार्ड्स हमें देखने को मिल सकते हैं। उसमें कॉमन हजार्ड्स है जैसे कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होना, टॉक्सिक गैस का अक्यूमुलेशन होना, फ्लैमेबल एटमॉस्फेयर, लिमिटेड मूवमेंट स्पेस होती है, इमरजेंसी के टाइम एस्केप करने में डिफिकल्टी आती है। इसी वजह से कन्फाइंड स्पेस एंट्री को हाई रिस्क एक्टिविटीज माना जाता है और परमिट सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या है। इसके आंसर में आपको बताना है कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जॉब को स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक किया जाता है। हर स्टेप के साथ एसोसिएटेड जो भी हजार्ड्स है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको कंट्रोल करने के लिए सेफ्टी मेजर्स डिफाइन किए जाते हैं। जैसे का मेन ऑब्जेक्ट होता है रिस्क को रिड्यूस करना और जॉब को सेफली परफॉर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूलबॉक्स टॉक यानी कि क्या है। तो टूलबॉक्स टॉक एक शॉर्ट सेफ्टी मीटिंग होती है जो नॉर्मली काम को शुरू करने से पहले कंडक्ट की जाती है। इस मीटिंग में सुपरवाइजर या फिर सेफ्टी ऑफिसर को वर्कर्स को आज के जो काम है, आज के काम में जो भी हजार्ड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। साथ ही साथ इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पर वर्कर को बताई जाती है। टूलबॉक्स टॉक का पर्पस ये होता है कि वर्कर्स की सेफ्टी अवेयरनेस यहाँ पर रिफ्रेश करना, साथ ही साथ उनको डे के जो काम है उसके बारे में यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस क्लियर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमोप्स को आप कैसे मैनेज करते हो। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि सिमोप्स यानी साइमल्टेनियस ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशंस और कम्युनिकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, उसमें शामिल है जैसे कि काम का जो शेड्यूल है उसको कोऑर्डिनेट करना, इनकम्पेटिबल जो भी एक्टिविटीज़ है उसको सेपरेट करना, एडुकेट सुपरविजन इंश्योर करना, टीम्स के बीच में क्लियर कम्युनिकेशंस मेंटेन करना। इससे इंश्योर ये होता है कि एक जॉब दूसरी जॉब के लिए हजार्स क्रिएट ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोलेशन यानी कि क्या है और उसके टाइप्स क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि आइसोलेशन का मतलब होता है एनर्जी सोर्सेस या फिर हजार्डस मटेरियल को जो वर्क एरिया तक वहां पर पहुंचने से पहले ही प्रिवेंट करना। आइसोलेशन के कुछ कॉमन टाइप्स भी होते हैं, उसमें जैसे कि शामिल है मैकेनिकल आइसोलेशन, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, प्रोसेस आइसोलेशन, डबल ब्लॉक एंड ब्लीड, ब्लाइंडिंग या फिर स्पीडिंग। शटडाउन वर्क में आइसोलेशन को हमेशा फिजिकली वेरीफाई किया जाता है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस के ऊपर आपको कभी भी उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि गैस टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है। इसके आंसर में आपको बता सकते हो कि गैस टेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट सेफ्टी प्रैक्टिस है। नॉर्मली गैस टेस्टिंग कुछ सिचुएशंस में की जाती है, जैसे कि एंट्री से पहले, काम के दौरान जैसे कि पीरियोडिक इंटरवल पर आप ये कर सकते हो, ब्रेक के बाद गैस टेस्टिंग कर सकते हो, और अगर कंडीशन रिस्की है तो फिर आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है। इसका पर्पस होता है ये इंश्योर करना कि एटमॉस्फेयर सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमिट टू वर्क को कौन ऑथराइज करता है। इसके आंसर में आपको बताना है कि परमिट टू वर्क नॉर्मली एरिया अथॉरिटी या फिर परमिट इश्यूअर के द्वारा इशू किया जाता है। कभी कभी HSE डिपार्टमेंट भी परमिट को रिव्यू करते हैं, और परमिट को एक्सेप्ट करता है परमिट रिसीवर, जो इंश्योर करता है कि उसको परमिट के सारे कंडीशंस और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स समझ में आ गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नो स्मोकिंग पॉलिसी इंपॉर्टेंट क्यों है। ये क्वेश्चंस भी ज्यादातर पूछा जा सकता है। तो इसके आंसर में आपको बताना है कि ऑयल एंड गैस साइट्स पर हाइड्रोकार्बन और फ्लेमेबल मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए स्मोकिंग स्ट्रिक्टली वहां पर प्रोहिबिटेड होती है ऑपरेशनल एरियाज में। स्मोकिंग एक इग्निशन सोर्स बन सकती है जो फायर या फिर एक्सप्लोजन कॉज कर सकती है, इसलिए वर्कर्स को सिर्फ डेसिग्नेटेड स्मोकिंग एरियाज में ही स्मोकिंग अलाउ होती है जो सेफ जोन में लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायर वॉच की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। इसके आंसर में आपको बताना है कि फायर वॉच का रोल होता है हॉट वर्क एक्टिविटीज को मॉनिटर करना। फायर वॉच की जिम्मेदारी आती है, उसमें शामिल है जैसे कि स्पार्क्स या फिर फायर हजार्ड्स को ऑब्जर्व करना, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रेडी रखना, वर्क एरिया कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना, अगर कोई अनसेफ सिचुएशन डिटेक्ट हो तो जॉब इमीडिएटली वहां पर स्टॉप करना। फायर वॉच शटडाउन प्रोजेक्ट्स में फायर प्रिवेंशन के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि इमरजेंसी शटडाउन क्या है। इसके आंसर में आपको बताना है कि इमरजेंसी शटडाउन एक ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम होता है जो इमरजेंसी सिचुएशंस में प्रोसेस सिस्टम को आइसोलेट कर देता है। इस सिस्टम के ऑब्जेक्टिव होते हैं जैसे कि एनर्जी सप्लाई कट करना, प्रोसेस सिस्टम आइसोलेट करना, सिचुएशंस को एस्केलेट होने से प्रिवेंट करना। ये सिस्टम प्लांट को मेजर एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैन राइडिंग का मतलब क्या है।
तो मैन राइडिंग का मतलब होता है वर्कर्स को लिफ्टिंग इक्विपमेंट के थ्रू लिफ्ट करना। नॉर्मली इसके लिए मैन बास्केट या फिर स्पेशलाइज्ड लिफ्टिंग इक्विपमेंट यूज किया जाता है। मैन राइडिंग ऑपरेशंस के लिए कुछ चीज़ें भी ज़रूरी होती है उसमें, जैसे कि कॉम्पिटेंट ऑपरेटर्स होना चाहिए, प्री इंस्पेक्शंस ऑफ इक्विपमेंट होना चाहिए, मतलब इक्विपमेंट का इंस्पेक्शंस वहाँ पर पहले ही होना चाहिए और प्रॉपर सुपरविजन वहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क एट हाइट यानी कि क्या है। इसके आंसर में आप बता सकते हो कि वर्क एट हाइट का मतलब होता है ऐसी जगह पर काम करना जहां से गिरने का खतरा होता हो। खास तौर से अगर 2 मीटर से ऊपर हो तो उसको वर्क एट हाइट कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। कहीं पर आप स्टैंडर्ड अगर पढ़ोगे तो वहां पर 1.8 मीटर भी लिखा हुआ रहता है। तो 1.8 मीटर के अबव यानी कि 2 मीटर के आप मान सकते हो उसके अबव में अगर आप काम कर रहे हो तो वो वर्क एट हाइट की कैटेगरी में आता है। इस सिचुएशन में फॉल प्रोटेक्शन मेजर्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि फुल बॉडी हार्नेस हो गया, लाइफ लाइन हो गया या फिर गार्ड रेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमिट हैंडओवर का मतलब क्या है, वो क्या होता है। तो इसके आंसर में आपको बताना है कि परमिट हैंडओवर तब होता है जब शिफ्ट चेंज होता है। इस सिचुएशंस में एग्जिस्टिंग जो परमिट है उसको नेक्स्ट शिप को ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रोसेस का पर्पस होता है ये इंश्योर करना कि आने वाली जो टीम है, जो नेक्स्ट शिप में अभी जो टीम आने वाली है, तो उनको ऑनगोइंग जो वर्क है, जो काम चल रहा है या फिर जो उसमें हजार शामिल है और परमिट की क्या कंडीशंस है वो क्लियरली उसमें उनको समझ में आए। ये इसका मेन पर्पस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमरजेंसी मस्टर यानी कि क्या है। इसके आंसर में आप बता सकते हो कि इमरजेंसी मस्टर का मतलब होता है इमरजेंसी सिचुएशंस में सभी पर्संस का मस्टर पॉइंट पर गैदर होना। यहाँ पर हेड काउंट किया जाता है ताकि कंफर्म हो सके कि सभी वर्कर्स यहाँ पर सेफ है। उसके बाद फर्दर इंस्ट्रक्शन इमरजेंसी रिस्पांस टीम के थ्रू दी जाती है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि अनसेफ वर्क को आप कैसे स्टॉप करते हो। इसके आंसर में आपको बताना है सेफ्टी कल्चर में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, वो है स्टॉप वर्क ऑथोरिटी। इसका मतलब यह है कि साइड पर कोई भी पर्सन अगर अनसेफ कंडीशंस देखता है तो वो वर्क को, काम को इमीडिएटली स्टॉप कर सकता है। उसके बाद रिस्क कम्युनिकेट किया जाता है, प्रॉब्लम को करेक्ट किया जाता है और जब सिचुएशन सेफ हो जाती है तभी काम को रिज्यूम यहां पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ्टी साइन कलर का मतलब क्या है। सेफ्टी साइन के जो है कुछ अलग अलग कलर्स आते हैं, तो उसका क्या मतलब है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो सेफ्टी साइंस के कलर्स का स्पेसिफिक कुछ मीनिंग होता है उसमें, जैसे कि शामिल है रेड कलर अगर आता है तो वो डेंजर या फिर प्रोहिबिशन शो करता है। दूसरा है येलो कलर। येलो कलर का मतलब होता है वार्निंग इंडिकेट करता है वो। ब्लू कलर से अगर कोई साइन है, इसका मतलब ये होता है कि ये मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस है जिसको फॉलो करना है, मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस ये शो करता है। और ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर मतलब ये सेफ रूट्स या फिर इमरजेंसी एग्जिट इंडिकेट करता है। ये कलर कोडिंग वर्कर्स को क्विकली हजार समझने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि शटडाउन का ये जो काम है इसके लिए आप क्यों सुटेबल हो, ये आप हमें बताइए। और ये ज्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसके आंसर में आपको बताना है कि मैं शटडाउन का जो काम है उसके लिए सुटेबल हूं क्योंकि मैं प्रेशर सिचुएशंस में काम रहता हूं और सेफ्टी को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूं। मुझे परमिट सिस्टम, आइसोलेशन प्रोसीजर्स और हजार्ड कंट्रोल्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मैं वर्कर्स और सुपरवाइजर्स के साथ क्लियर कम्युनिकेशंस मेंटेन करता हूं और टीम वर्क में बिलीव करता हूं। शटडाउन इन्वायरमेंट्स में मेरा एक्सपीरियंस मुझे हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करने में कॉन्फिडेंट बनाता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर यह समझ में आ गया होगा कि जब भी आप शटडाउन प्रोजेक्ट पर, ऑयल एंड गैस के जो भी शटडाउन प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वहां पर जब आप एज ए सेफ्टी पर्सन इंटरव्यू के लिए जाते हो तो कौन से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप निबोश, आयोश, ओशा या फिर एएसपी या फिर सीएसपी की प्रिपरेशंस कर रहे हो या फिर करना चाहते हो और आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, तो इसके ऊपर हमने ई बुक बनाई है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल्स हो और एचएससी इंटरव्यू में जाते हो कंस्ट्रक्शंस कंपनी के लिए, तो उस कंस्ट्रक्शंस कंपनी में एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल्स आपको कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। यहाँ पर हम टॉप 30 मोस्ट आस्क्ड जो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चंस है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर एचएससी ऑफिसर का रोल क्या है।
इसके आंसर में आप बता सकते हो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर एचएससी ऑफिसर का रोल बहुत क्रिटिकल होता है। उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है साइट पर काम करने वाला हर वर्कर सेफ रहे और दिन के एंड में सेफली घर वापस जाए। एचएससी ऑफिसर की कुछ मेन ड्यूटीज भी उसमें आती है, उसमें शामिल है जैसे कि साइट पर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, वर्कर्स के लिए टूलबॉक्स टॉक और सेफ्टी इंडक्शन कंडक्ट करना ताकि वर्कर्स जॉब स्टार्ट करने से पहले हज़ार समझ सके, लीगल और क्लाइंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस मॉनिटर करना, एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेट करना, रूट कॉज आइडेंटिफाई करना और प्रिवेंटिव मेजर्स सजेस्ट करना, इंश्योर करना कि सभी वर्कर्स प्रॉपर पीपी यूज करें और सेफ वर्क प्रोसीजर्स उनके द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एचएससी ऑफिसर की होती है, उनकी ड्यूटीज होती है। सिंपल वर्ड्स में बताएं तो एचएससी ऑफिसर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है, जिसका गोल होता है सेफ और प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा जा सकता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर मोस्ट कॉमन हजार्ड्स क्या है। इसके आंसर में आप बता सकते हो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सारे हजार्ड्स होते हैं और उन्हें आइडेंटिफाई करना एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करने का फर्स्ट स्टेप होता है। कुछ कॉमन हजार्ड्स है इसमें जैसे कि वर्क एट हाइट। तो वर्क एट हाइट में फॉल्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फर्टिलिटी कॉज है। दूसरा है स्कैफोल्डिंग कोलैप्स जो इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन की वजह से हो सकता है। तीसरा है एक्सकैवेशन केविन जिसमें वर्कर्स ट्रेंच के अंदर ट्रैप हो सकता है। चौथा है इलेक्ट्रिकल हजार्ड जैसे कि शॉक्स, बर्न्स और फायर्स। फिर उसके बाद है हेवी मशीनरी एक्सीडेंट्स स्पेशली क्रेन्स, फोर्कलिफ्ट्स और हाइड्रा मशीन्स के साथ ये हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद है मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग इंजुरीज जैसे बैक स्ट्रेन। फिर उसके बाद है स्लिप्स, ट्रिप्स और फॉल्स जो पुअर हाउसकीपिंग की वजह से होते हैं। फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है फायर और एक्सप्लोजन हजार्ड, खास तौर से हाई रिस्क जो एरियाज है उसमें हमें ये देखने को मिलता है। तो इंटरव्यू में आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि एचएससी ऑफिसर का काम सिर्फ हजार्ड्स आइडेंटिफाई करना नहीं होता है बल्कि उन्हें कंट्रोल और एलिमिनेट करना भी होता है बिफोर दे कॉज हार्म। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो ये है कि परमिट टू वर्क सिस्टम क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है। इसके आंसर में आप बता सकते हो कि परमिट टू वर्क सिस्टम जिसे शॉर्ट में पीटीडब्ल्यू भी कहा जाता है, ये एक फॉर्मल सेफ्टी प्रोसीजर्स होता है जो इंश्योर करता है कि हाई रिस्क जॉब सेफली परफॉर्म की जाए। कुछ एक्टिविटीज जिनमें परमिट रिक्वायर होता है वो है जैसे कि हार्ड वर्क जैसे वेल्डिंग और कटिंग, कन्फाइंड स्पेस एंट्री जैसे टैंक्स या फिर मैनहोल्स, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन और मेंटेनेंस, एक्सकैवेशंस और ट्रेंचिंग वर्क और वर्क एट हाइट। इसके लिए परमिट टू वर्क रिक्वायर होता है। पीटीडब्ल्यू सिस्टम इंश्योर करता है कि हजार्ड्स पहले ही आइडेंटिफाई हो जाए, प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट हो, सिर्फ ऑथराइज और ट्रेन पर्सन ही वर्क परफॉर्म करे। तो ये पीटीडब्ल्यू सिस्टम जो है वो इंश्योर करता है। अगर आप इंटरव्यू में इस तरह एक्सप्लेन करते हो तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूलबॉक्स टॉक क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर में आप बता सकते हो कि टूलबॉक्स टॉक एक शॉर्ट सेफ्टी ब्रीफिंग होती है जो वर्क स्टार्ट होने से पहले कंडक्ट की जाती है। खास तौर से ये 10 या फिर 15 मिनट की होती है। इसका मेन पर्पस होता है कि आज का जो काम है उसके रिलेवेंट स्पेसिफिक हजार्ड डिस्कस करना, वर्कर्स को सेफ वर्क प्रैक्टिसेस को के बारे में रिमाइंड कराना, वर्कर्स को चांस देना कि वो क्वेश्चंस पूछ सके या सेफ्टी कंसर्न्स रेस कर सके। एग्जाम्पल के लिए अगर आज का काम स्कैफोल्डिंग वर्क है तो टूलबॉक्स टॉक का फोकस होना चाहिए स्कैफोल्डिंग के रिगार्डिंग, जैसे कि स्कैफोल्डिंग सेफ्टी के बारे में आप इसमें बता सकते हो, पीपी रिक्वायरमेंट्स क्या है स्कैफोल्डिंग के काम करते वक्त, फॉल प्रिवेंशन के बारे में आप बता सकते हो। इस तरीके का आंसर इंटरव्यूअर को दिखाता है कि आपको साइट स्पेसिफिक हजार्ड कम्युनिकेशंस का प्रॉपर नॉलेज है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि वर्कर्स यहाँ पर पीपी के जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ में कंप्लाई कर रहा है। इसके आंसर में आप बता सकते हो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर पीपी कंप्लायंस एक कॉमन चैलेंज होता है। इसको इंश्योर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसमें शामिल है जैसे कि वर्कर्स को प्रॉपर पीपी प्रोवाइड करना जैसे हेलमेट, सेफ्टी शूज, ग्लोव्स और हार्नेस, वर्कर्स को ट्रेनिंग देना कि पीपी क्यों इंपॉर्टेंट है, साइट पर पीपी साइनेजेस डिस्प्ले करना ताकि वर्कर्स को रिमाइंडर मिलता रहे,
रेगुलर इंस्पेक्शंस कंडक्ट करना और वायलेशंस को इमीडिएट करेक्ट करना। सुपरवाइजर्स को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि अगर सुपरवाइजर्स पीपी पहने तो वर्कर्स भी उसे फॉलो करते हैं और फिर उसी तरीके से वो पीपी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना चाहिए कि पीपी हमेशा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, फर्स्ट कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि हमने हियरार्की ऑफ कंट्रोल्स में जाना था प्रीवियस वीडियो में। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेएसए यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस को कंडक्ट करने के क्या स्टेप्स है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जिसे जेएसए भी कहा जाता है, एक प्रोसेस है जिसमें जॉब को छोटे स्टेप में ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि हजार्ड्स आइडेंटिफाई किया जा सके। स्टेप्स जनरली ये होते हैं कि उसमें सबसे पहला स्टेप है जॉब या फिर टास्क को सिलेक्ट करना, दूसरा है जॉब को इंडिविजुअल स्टेप में ब्रेक करना, थर्ड है हर स्टेप के हजार्ड्स आइडेंटिफाई करना, चौथा है एप्रोप्राइट कंट्रोल मेजर्स डिसाइड करना और पांचवा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना और इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर करना। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि अगर आप स्कैफोल्डिंग का काम का जो जेएसए है वो कर रहे हैं तो आप अलग अलग फेजेस एनालाइज करेंगे यहाँ पर, जैसे कि स्कैफोल्डिंग का इरेक्शंस हो गया, ये एक फेज हो गया, स्कैफोल्डिंग यूजेस हो गया, स्कैफोल्डिंग डिस्पेंडलिंग हो गया। तो ये अलग अलग जो है फेजेस आते हैं। तो फिर ऐसे आप मतलब क्या कर रहे हो, एक ही टास्क को सेलेक्ट करके फिर उसको सेग्रीगेट कर रहे हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो और हर एक में आप हजार्ड आइडेंटिफाई करके फिर उसमें कंट्रोल मेजर्स सजेस्ट करते हो और फिर उसी के अनुसार फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हो। ठीक है, तो हर फेज के हजार्ड्स और कंट्रोल्स अलग आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियर मिस और एक्सीडेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके आंसर में आप बता सकते हो कि एक्सीडेंट एक्सीडेंट वो इंसिडेंट होता है जिसमें इंजुरी, प्रॉपर्टी डैमेज या फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। नियर मिस की अगर हम बात करें तो नियर मिस एक अनप्लान इवेंट होता है जिसमें कोई इंजुरी या फिर डैमेज नहीं होता लेकिन होने की पॉसिबिलिटी होती है। एग्जाम्पल से आप उनको समझा सकते हो कि अगर एक वर्कर स्लिप करता है लेकिन गिरता नहीं है तो वो नियर मिस केस है। लेकिन अगर वो वर्कर गिर जाता है और उसका आर्म यानी कि हाथ जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है तो वो एक्सीडेंट बन जाता है। इंटरव्यूअर्स ये क्वेश्चंस इसलिए पूछते हैं ताकि वो समझ सके कि आप सेफ्टी रिपोर्टिंग कल्चर को समझते हैं या नहीं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिस्क असेसमेंट यानी कि क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर में आप बता सकते हो कि रिस्क असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हजार्ड्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, रिस्क इवैल्यूएट किए जाते हैं, कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं। रिस्क असेसमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है कि एक्सीडेंट को होने से पहले प्रिवेंट कर कैसे किया जाता है। ओशा, आईएसओ और क्लाइंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस इंश्योर करता है, साथ ही साथ वर्कर्स का कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है। तो ये इसलिए रिस्क असेसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप थोड़ा टेक्निकल नॉलेज शो करना चाहते हैं तो आप 5x5 रिस्क मैट्रिक्स या फिर 3x3 रिस्क मैट्रिक्स अप्रोच भी मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर आप फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हो तो उसके टाइप्स क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप्स क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि फायर एक्सटिंग्विशर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर्स कंट्रोल करने के लिए क्लासिफाई किए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर खास तौर से 4 मेन टाइप्स होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स के। उसमें सबसे पहला है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जिसका कलर कोड रेड होता है। ये यूज होता है वुड, पेपर या फिर फैब्रिक वाली जो फायर्स है उसको बुझाने के लिए, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर जिसका कलर कोड क्रीम कलर का होता है और ये यूज होता है फ्लेमेबल लिक्विड जैसे पेट्रोल और डीजल की आग लगती है तो उसके ऊपर बुझाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड है CO2 एक्सटिंग्विशर, कलर कोड है इसका ब्लैक और ये बेस्ट रहता है इलेक्ट्रिकल फायर जैसे कि कंट्रोल पैनल्स और सर्वर रूम्स के लिए। और चौथा है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर जिसका कलर कोड होता है ब्लू और ये यूज होता है केमिकल, गैस और मिक्स फायर के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर वेल्डिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रिकल फायर हो जाए तो CO2 एक्सटिंग्विशर यूज करना सेफेस्ट ऑप्शन होता है। वाटर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है कि आप स्कैफोल्डिंग सेफ्टी को साइट पर कैसे मैनेज करते हो।
तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में स्कैफोल्डिंग सबसे हाई रिस्क एक्टिविटीज में से एक है, इसलिए इसका सेफ्टी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर्स है इसमें, जैसे कि सिर्फ सर्टिफाइड स्कैफोल्डिंग मटेरियल्स ही यूज करना है, स्कैफोल्ड को कॉम्पिटेंट पर्सन से इरेक्ट और उसको डिसमेंटल करवाना है, गार्डरेल्स, टो बोर्ड्स और स्टेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, हर शिप से पहले स्कैफोल्ड इंस्पेक्शंस करना है, टैगिंग सिस्टम यूज करना है, जैसे कि ग्रीन टैग सेफ स्कैफोल्डिंग के लिए और रेड टैग अनसेफ स्कैफोल्डिंग के लिए। वर्कर्स को स्कैफोल्ड सेफ्टी ट्रेनिंग देना है, पीपी इन्फोर्स करना है, खास तौर से सेफ्टी हार्नेस। आप इंटरव्यू में ये भी ऐड कर सकते हैं कि हेवी रेन या फिर स्ट्रॉन्ग विंड के बाद स्कैफोल्ड का इंस्पेक्शन करना जरूरी होता है, ताकि कोलैप्स का जो खतरा है उसको प्रिवेंट किया जा सके। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर के द्वारा आपको पूछा जा सकता है, वो ये है कि लॉकआउट टैगआउट यानी कि क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर में आप बता सकते हो कि लॉकआउट टैगआउट, जिसे शॉर्ट में लोटो कहा जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी प्रोसीजर्स है जो इक्विपमेंट मेंटेनेंस या फिर रिपेयर के टाइम यूज होता है। इसका पर्पस होता है एनर्जी सोर्सेज को आइसोलेट करना, ताकि मशीन एक्सीडेंटली स्टार्ट ना हो जाए। लोटो के मेन स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला है इक्विपमेंट को प्रॉपरली शट डाउन करना, एनर्जी सोर्स पर फिजिकल लॉक लगाना, उस लॉक के साथ वार्निंग टैग अटैच करना जिसमें मेंशंस होता है कि किसने लॉक लगाया और क्यों लगाया, वर्क स्टार्ट होने से पहले करने से पहले जीरो एनर्जी वेरीफाई करना। तो एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल से भी आप इसको समझा सकते हो, जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिकल पैनल रिपेयर कर रहे हैं और किसी ने गलती से पावर ऑन कर दिया तो फटल इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, इसलिए लोटो प्रोसीजर्स वर्कर को एक्सीडेंटल स्टार्टअप से प्रोटेक्ट करता है। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है, वो ये है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर डस्ट को कंट्रोल करने के क्या मेजर्स है, या फिर आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर डस्ट एक्सपोजर एक सीरियस हेल्थ रिस्क होता है, खास तौर से कटिंग, ड्रिलिंग और एक्सकैवेशन एक्टिविटीज के टाइम। डस्ट कंट्रोल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स है, उसमें शामिल है जैसे कि डस्टी इज एरियाज में रेगुलर वाटर स्प्रेइंग करना, जरूरत पड़ने पर डस्ट सप्रेशन केमिकल्स यूज करना, लूज मटेरियल्स को तारपोलिन से कवर करना, कटिंग और ग्राइंडिंग ऑपरेशंस के लिए डस्ट कलेक्टर्स को इंस्टॉल करना, वर्कर्स को रेस्पिरेटरी पीपी प्रोवाइड करना जैसे कि डस्ट मास्क या फिर रेस्पिरेटर्स, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग रेगुलरली कंडक्ट करना। डस्ट कंट्रोल सिर्फ वर्कर्स की हेल्थ के लिए ही नहीं होता है, बल्कि इन्वायरमेंटल कंप्लायंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉल फ्रॉम हाइट के मेन कॉजेस क्या है। इसके आंसर में आप बता सकते हो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फॉल्स फ्रॉम हाइट सबसे कॉमन फर्टल एक्सीडेंट्स का रीजन होता है। कुछ कॉमन इसमें कॉजेस है जैसे कि इनकम्प्लीट या फिर अनस्टेबल स्कैफोल्डिंग, एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स पर गार्ड रेल्स का मिसिंग होना, सेफ्टी हार्नेस यूज ना करना या इनकम्प्लीट यूज करना, अनसेफ लैडर्स यूज करना या इनकम्प्लीट लैडर पोजिशनिंग, पुअर हाउसकीपिंग जैसे कि प्लेटफॉर्म पर टूल्स और डेब्रिस छोड़ देना। अगर इंटरव्यूअर थोड़ा डिटेल में पूछे तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं फायर असिस्टिव लाइफलाइन रेस्क्यू प्लान। ये शो करता है कि आपके पास प्रैक्टिकल साइट सेफ्टी नॉलेज भी है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर में आप बता सकते हो कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान यानी कि ईआरपी एक स्ट्रक्चर प्लान होता है जो बताता है कि इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या एक्शंस लेने चाहिए। इमरजेंसी सिचुएशंस हो सकती है फायर, गैस लीक, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, मेडिकल इमरजेंसी। एक इफेक्टिव ईआरपी में इंक्लूड होता है एक्सकैवेशन रूट्स और मस्टर पॉइंट्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सुपरवाइजर्स और अथॉरिटीज के फर्स्ट एड और मेडिकल रिस्पांस प्रोसीजर्स, लोकल अथॉरिटीज और हॉस्पिटल्स के साथ कोऑर्डिनेशंस। ये सारी चीजें ईआरपी में मेंशंस होती है, इंक्लूड होती है। एग्जाम्पल से भी आप उनको बता सकते हो कि अगर साइट पर फायर इंसिडेंट हो जाए तो वर्कर्स को इमीडिएटली ईआरपी फॉलो करते हुए मस्टर पॉइंट पर इवैक्यूएट होना चाहिए और फर्दर इंस्ट्रक्शंस का वेट वहां पर करना चाहिए। तो ये आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISO 45001 और ओशा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके आंसर में आप बता सकते हो कि दोनों यानी कि ISO 45001 और ओशा
ये दोनों वर्कप्लेस सेफ्टी पर फोकस करते हैं, लेकिन इनका पर्पस थोड़ा डिफरेंट है। ISO 45001 ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। इसका फोकस होता है रिस्क बेस्ड थिंकिंग, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। और ओशा की अगर हम बात करें तो ओशा एक यूएस रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो वर्कप्लेस सेफ्टी रूल्स सेट और इन्फोर्स करता है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ISO गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, जबकि ओशा लीगल कंप्लायंस इन्फोर्स करता है। इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो और इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सीडेंट अगर हो जाता है साइड पर तो आप उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करते हो। इसके आंसर में आप बता सकते हो कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पस होता है रूट कॉज आइडेंटिफाई करना, किसी को ब्लेम नहीं करना। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस के मेन स्टेप्स होते हैं जिसमें शामिल है सबसे पहले एरिया को सिक्योर करना जहां पर इंसिडेंट हुआ है ताकि फर्दर हार्म ना हो। एविडेंस कलेक्ट करना जैसे कि फोटोज और विटनेस स्टेटमेंट्स। रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए टूल्स यूज करना जैसे कि आप 5Y मेथड का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर फिशबोन जो डायग्राम है उस मेथड का भी इस्तेमाल करके आप रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस जो है वो रिकमेंड करना होता है, और मैनेजमेंट और अथॉरिटीज के लिए डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रिपेयर करना होता है। तो इस तरीके से आप इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। इंटरव्यू में हमेशा एम्फेसाइज करें कि गोल फ्यूचर इंसिडेंट को प्रिवेंट करना होता है इस इन्वेस्टिगेशंस का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्फाइंड स्पेस यानी कि क्या है और इसके प्रिकॉशंस क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि कन्फाइंड स्पेस वो एरिया होता है जहां एंट्री और एग्जिट लिमिटेड होता है, वेंटिलेशन पुअर होती है। एग्जांपल जैसे कि टैंक्स, टनल्स, साइलोज, मैनहोल्स, तो ये इसके एग्जांपल्स है। कन्फाइंड स्पेस एंट्री के इंपॉर्टेंस कुछ प्रिकॉशंस है वो भी आप बता सकते हो उसमें, जैसे कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट ऑब्टेन करना, ऑक्सीजन लेवल और टॉक्सिक गैसेस को गैस डिटेक्टर से टेस्ट करना, प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करना, अगर ऑक्सीजन अनसेफ हो तो स्काबा सेट्स यूज करना यानी कि सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग apparatus, बाहर ट्रेन स्टैंड बाय पर्सन्स अपॉइंट करना रेस्क्यू सपोर्ट के लिए। कन्फाइंड स्पेस वर्क एक्सट्रीमली हाई रिस्क एक्टिविटी होती है, इसलिए प्रिपरेशंस और सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ये हेवी इक्विपमेंट की सेफ्टी को आप कैसे मैनेज करते हो। इसके आंसर में आप बता सकते हो कि हेवी इक्विपमेंट जैसे कि क्रेन्स हो गया, हाइड्रास और फोर्कलिफ्ट्स अगर प्रॉपरली मैनेज ना किए जाए तो सीरियस एक्सीडेंट हो सकते हैं। सेफ्टी इंश्योर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि इक्विपमेंट का प्री यूज इंस्पेक्शन करना, जैसे कि ब्रेक्स और हाइड्रोलिक्स चेक करना, सिर्फ सर्टिफाइड ऑपरेटर्स को ही मशीन्स ऑपरेट करने देना, लिफ्टिंग ऑपरेशंस के टाइम सिग्नल मैन और जो स्पॉटर्स होता है उसे यूज करना, एक्सक्लूजन जोन्स डिफाइन करना जहां सिर्फ ऑथराइज पर्संस अलाउ हो, सेफ लोड लिमिट्स एक्सीड ना करना, मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रेगुलर मेंटेनेंस करना। अगर आप रियल साइड एक्सपीरियंस एग्जांपल्स ऐड करते हैं तो आपका आंसर और स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है कि सेफ्टी इंडक्शन प्रोग्राम का रोल क्या है। इसके आंसर में आप बता सकते हो कि सेफ्टी इंडक्शन प्रोग्राम न्यू वर्कर्स के लिए कंडक्ट किया जाता है साइट एंट्री से पहले। इसका पर्पस होता है वर्कर्स को साइट के बारे में बेसिक सेफ्टी इंफॉर्मेशन देना। इंडक्शंस में जनरली एक्सप्लेन किया जाता है साइट स्पेसिफिक हजार्ड्स और सेफ्टी रूल्स के बारे में उनको बताया जाता है, पीपी रिक्वायरमेंट्स, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, फर्स्ट एड स्टेशंस और मस्टर पॉइंट की लोकेशंस उनको बताई जाती है। एक इफेक्टिव इंडक्शंस एक्सीडेंट्स रिड्यूस करता है और इंश्योर करता है कि सभी वर्कर्स सेम सेफ्टी लैंग्वेज समझे। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ्टी साइनेजेस क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर में आप बता सकते हो कि सेफ्टी साइनेजेस विजुअल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो वर्कर्स को हजार्ड्स और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के बारे में अलर्ट करते हैं। सेफ्टी साइंस के मेन टाइप्स है जैसे कि प्रोहिबिशन साइन जिसका कलर रेड होता है, एग्जांपल जैसे कि नो एंट्री नो स्मोकिंग। दूसरा है वार्निंग साइंस, वार्निंग साइन का कलर येलो होता है, एग्जांपल जैसे कि हाई वोल्टेज एरिया। थर्ड है मैंडेटरी साइंस जिसका कलर ब्लू होता है, एग्जांपल जैसे कि वेयर सेफ्टी हेलमेट। चौथा है इमरजेंसी साइंस जिसका कलर ग्रीन होता है, एग्जांपल जैसे कि फर्स्ट एड स्टेशन, इमरजेंसी एग्जिट। तो सेफ्टी साइनेजेस का एडवांटेज ये है कि ये इंस्टेंटली कम्युनिकेट करते हैं
स्पेशली खास तौर से जब साइट पर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले वर्कर्स हो। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा जा सकता है वो ये है कि आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को कंस्ट्रक्शन साइट पर कैसे मैनेज करते हो। इसके आंसर में आप बता सकते हो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बहुत क्रिटिकल होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल शॉक्स और फायर्स कॉमन हजार्ड्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मैनेज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स है, उसमें शामिल है जैसे कि सिर्फ सर्टिफाइड और टेस्टेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ही यूज करना चाहिए, सभी पावर टूल्स और एक्सटेंशन कॉर्ड्स का रेगुलर इंस्पेक्शन करना चाहिए, आरसीसीबी या फिर ईएलसीबी डिवाइसेस इंस्टॉल करना है ताकि करंट लीकेज होने पर शॉक का जो खतरा है उसको रिड्यूस किया जा सके। इलेक्ट्रिकल केबल्स को एलिवेटेड और प्रोटेक्टेड या फिर प्रॉपरली कवर रखना है ताकि ट्रिपिंग हजार्ड्स और वाटर कांटेक्ट उससे अवॉइड हो सके। क्रिटिकल एरियाज पर डेंजर हाई वोल्टेज साइनेजेस डिस्प्ले करना है। वर्कर्स को बेसिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और इमरजेंसी रिस्पांस ट्रेनिंग देना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप वाटर के नियर इलेक्ट्रिकल टूल्स यूज कर रहे हैं तो वाटर प्रूफ सॉकेट्स यूज करना और प्रॉपर ग्राउंडिंग इंश्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ्टी ऑडिट क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। इसके आंसर में आप बता सकते हो कि सेफ्टी ऑडिट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसका पर्पस वर्क प्लेस की हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना होता है। सेफ्टी ऑडिट के मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसमें शामिल है लीगल, क्लाइंट और कंपनी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस चेक करना, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन आइडेंटिफाई करना, सेफ्टी प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस इवैल्यूएट करना, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस रिकमेंड करना। एग्जांपल है जैसे कि अगर आप स्कैफोल्डिंग सेफ्टी ऑडिट कर रहे हैं तो आप चेक करेंगे प्लेटफॉर्म प्रॉपरली सिक्योर है या नहीं, गार्डरेल्स इंस्टॉल है या नहीं, वर्कर्स सेफ्टी हार्नेस यूज कर रहे हैं या फिर नहीं। एक वेल डॉक्यूमेंटेड ऑडिट साइट सेफ्टी इंप्रूव करता है और कंपनी को एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस के लिए प्रिपेयर करता है। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप कैसे केमिकल सेफ्टी को कंस्ट्रक्शन साइट पर आप कैसे हैंडल करते हो। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर केमिकल जैसे पेंट, सॉल्वेंट, फ्यूल्स और क्लीन एजेंट्स यूज होते हैं और उनका इम्प्रॉपर हैंडलिंग सीरियस हजार्ड्स क्रिएट कर सकता है। केमिकल सेफ्टी मैनेज करने के लिए केमिकल यूज करने से पहले एमएसडीएस यानी कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, जिसे हम सेफ्टी डाटा शीट भी कहते हैं, उसको रेफर करना चाहिए। केमिकल्स को प्रॉपरली लेबल कंटेनर्स में ही स्टोर करना चाहिए। फ्लैमेबल केमिकल्स को वेल वेंटिलेटेड डेसिग्नेटेड स्टोरेज एरियाज में रखना चाहिए। वर्कर्स को एप्रोप्रिएट पीपी प्रोवाइड करना है जैसे कि ग्लोव्स, गॉगल्स और रेस्पिरेटर्स। नियर बाय स्पिल किट्स और इमरजेंसी आईवॉश स्टेशंस इंस्टॉल करना है। वर्कर्स को केमिकल हैंडलिंग और डिस्पोजल ट्रेनिंग देना है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि केमिकल सेफ्टी आप कैसे मैनेज कर सकते हो अपने साइट पर। एग्जांपल से भी आप बता सकते हो कि अगर आप पेंट या फिर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर वेंटिलेशन और इग्निशन सोर्सेस को दूर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान क्या है और ये आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो। इसके आंसर में आप बता सकते हो कि हॉट रीजन्स में कंस्ट्रक्शन वर्क करते वक्त हीट स्ट्रेस एक मेजर हेल्थ रिस्क होता है। हीट स्ट्रेस की वजह से वर्कर्स को फटीग, डिजीनेस, डिहाइड्रेशन या फिर हीट स्ट्रोक हो सकता है। हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान में इंक्लूड होता है हेवी टास्क को कूलर हावर्स में शेड्यूल करना जैसे कि अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग। वर्कर्स के लिए शेडेड रेस्ट एरियाज प्रोवाइड करना, इंश्योर करना कि वर्कर्स हर 20 से 30 मिनट में पानी पी रहे हैं। जॉब रोटेशंस इंप्लीमेंट करना ताकि प्रोलॉन्ग एक्सपोजर अवॉइड हो सके। वर्कर्स को हीट इलनेस सिम्टम्स आइडेंटिफाई करने की ट्रेनिंग देना। इसमें आप एग्जांपल से भी उनको बता सकते हो कि एक्सट्रीम समर कंडीशंस में कूलिंग वेस्ट प्रोवाइड करना और वर्क शिफ्ट एडजस्ट करना वर्कर्स की लाइफ सेव कर सकता है। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर फायर ड्रिल कंडक्ट करने के क्या स्टेप्स हैं। इसमें आप बता सकते हो, इसके आंसर में आप बता सकते हो कि फायर ड्रिल्स का पर्पस होता है ये टेस्ट करना कि इमरजेंसी सिचुएशंस में वर्कर्स कितने प्रिपेयर है। फायर ड्रिल कंडक्ट करने के स्टेप्स है जैसे कि सबसे पहले फायर अलार्म एक्टिवेट करना, वर्कर्स को कामली डेसिग्नेटेड इमरजेंसी एग्जिट से इवैक्यूएट करना, सभी वर्कर्स को मस्टर पॉइंट या सेफ असेंबली एरिया पर गैदर करना, हेड काउंट कंडक्ट करना ताकि
इंश्योर हो सके कि मिसिंग नहीं है कोई वहां पर पर्सन्स, ड्रिल परफॉर्मेंस रिव्यू करना, और अगर गैप्स मिले तो ईआरपी अपडेट करना, यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान अपडेट करना। रेगुलर फायर ड्रिल्स वर्कर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हैं और पैनिक सिचुएशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ये कैसे अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन साइट पर आप कैसे हैंडल करते हो। अगर आप देखते हो तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि मोस्ट वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स का मेन कॉज अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस होते हैं। इन्हें हैंडल करने के लिए हजार्ड्स को इमीडिएटली आइडेंटिफाई और रिपोर्ट करना है। अगर पॉसिबल हो तो हजार्ड्स को इमीडिएटली करेक्ट करना, जैसे कि ट्रिप हजार्ड्स रिमूव करना। अगर सीरियस रिस्क हो तो वर्क टेम्पररी स्टॉप करना, अनसेफ एक्ट को रिकॉर्ड करना और करेक्टिव एक्शंस इशू करना। जो भी पर्सन्स इसमें इन्वॉल्व है तो उनको एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, यानी कि जिस पर्सन्स के द्वारा अनसेफ एक्ट किया जा रहा है उन वर्कर्स को आइडेंटिफाई करके उनको एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और उनको समझाना। एग्जाम्पल से भी आप बता सकते हो कि अगर कोई वर्कर स्कैफोल्डिंग पर बिना हार्नेस के चढ़ रहा है तो उसे इमीडिएटली वहां पर स्टॉप करना है, एजुकेट करना है और कंप्लायंस इन्फोर्स करना वहां पर जरूरी हो जाता है। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो ये है कि लोकल सेफ्टी रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स के साथ में कंप्लायंस को आप कैसे इंश्योर करते हो। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि लोकल सेफ्टी लॉज और स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और लीगल रिक्वायरमेंट भी है। कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए लेटेस्ट जो लोकल रेगुलेशंस ओशा और ISO 45001 रिक्वायरमेंट से अपडेट आपको रहना है, यानी कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके अनुसार आपको अपडेट रहना होगा। सुपरवाइजर्स और वर्कर्स को कंप्लायंस ट्रेनिंग देना होगा। इंटरनल सेफ्टी ऑडिट्स कंडक्ट करना होगा ताकि गैप्स आप अर्ली आइडेंटिफाई कर सको। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना होगा, जैसे कि परमिट्स और सर्टिफिकेशंस। लोकल अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेशंस मेंटेन करना होगा इंस्पेक्शंस के टाइम पर। एग्जाम्पल से भी आप बता सकते हो कि लिफ्टिंग ऑपरेशंस के टाइम ओशा लोड कैपेसिटी रूल्स फॉलो करना सेफ्टी और कंप्लायंस दोनों इंश्योर करता है। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BBS प्रोग्राम क्या है, मतलब बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी प्रोग्राम क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर में आप बता सकते हो कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी यानी कि BBS एक सेफ्टी अप्रोच है जो वर्कर्स के बिहेवियर को इंप्रूव करने पर फोकस करती है। इसका कंसेप्ट है कि ज्यादातर एक्सीडेंट अनसेफ बिहेवियर की वजह से होते हैं। BBS प्रोग्राम के मेन एलिमेंट्स हैं वर्कर्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, सेफ एक्शंस को इनकरेज और रिवॉर्ड करना, वर्कर्स को कोच करना, उसको गाइड करना इंस्टीड ऑफ उसको पनिश करना, एम्प्लॉयज को सेफ्टी सॉल्यूशंस डेवलप करने में इन्वॉल्व करना। एग्जाम्पल है जैसे कि अगर कोई वर्कर हेलमेट नहीं पहनता तो उसे पनिश करने की बजाय समझाना है कि हेलमेट क्यों इंपॉर्टेंट है और सेफ बिहेवियर को रिवॉर्ड करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ्टी KPIs क्या है और इसके एग्जाम्पल आपको बताने हैं। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि सेफ्टी KPIs यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वर्कप्लेस सेफ्टी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ कॉमन सेफ्टी KPIs है जिसमें शामिल है लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट, टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट, मंथली टूलबॉक्स स्टॉक का नंबर, नियर मिस रिपोर्टिंग रेट, वर्कर्स का सेफ्टी ट्रेनिंग कंप्लीशन परसेंटेज। तो ये सारे कुछ इसके सेफ्टी KPIs के एग्जांपल्स हैं। अगर आप इंटरव्यू में ये बताते हैं कि आपने KPIs का इस्तेमाल करके प्रीवियस प्रोजेक्ट पर इंसिडेंट रिड्यूस किया था तो इंटरव्यूअर पर ये पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है। और फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा जा सकता है कि आपको हमने एज ए HSE ऑफिसर क्यों हायर करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने कॉन्फिडेंस के साथ देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से दे सकते हो कि I believe I am a strong candidate for this positions because I have solid knowledge और practical experience in construction safety। मैंने ISO 45001 और OSHA स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करने का एक्सपीरियंस गेन किया है। मैं रिस्क असेसमेंट, सेफ्टी ऑडिट, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन और सेफ्टी कल्चर डेवलपमेंट में स्किल हुई। मेरा अप्रोच हमेशा प्रोएक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट का होता है जिसमें फोकस होता है इंसिडेंट्स को होने से पहले प्रिवेंट करना। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरी टेक्निकल नॉलेज और डेडिकेशन आपके प्रोजेक्ट्स पर जीरो इंसिडेंट वर्कप्लेस अचीव करने में कंट्रीब्यूट करेगी। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो।
तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि अगर आप एज अ सेफ्टी पर्सन एचएससी ऑफिसर या फिर सेफ्टी ऑफिसर के डेसिग्नेशंस के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर आपको कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम 100 एचएससी इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स के इस कंप्लीट गाइड के एंड पर पहुंच गए हैं। अगर आपने इस वीडियो में कवर किए गए कंस्ट्रक्शन शटडाउन और ऑयल एंड गैस इंटरव्यू क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ लिया है तो आप अपने नेक्स्ट सेफ्टी ऑफिसर या फिर एचएससी ऑफिसर इंटरव्यू के लिए काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सेफ्टी फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इंटरव्यू प्रिपरेशंस में हेल्प मिल सके। और अगर आप सेफ्टी करियर, निवोश प्रिपरेशंस, इंटरव्यू गाइडेंस और प्रैक्टिकल साइट सेफ्टी ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो एचएससी स्टडी गाइड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारे अपकमिंग सेफ्टी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।